Hello friends, welcome to my channel and we are going to discuss current affairs of April month part 2। अभी आपके एक वीडियोस के और आएंगे, मतलब ये हम अप्रैल मंथ में टोटल हम 3 वीडियोस आप सभी को प्रोवाइड करेंगे और 3 वीडियोस के माध्यम से हम पूरे अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब ये बात करेंगे G20 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि G20 के जो मेंबरशिप जो कंट्रीज हैं उनके बारे में थोड़ा आपको याद होना चाहिए। इसमें आपको ये एक थोड़ी सी बात आप याद रखिएगा कि G20 मेंबर्स जो हैं या कंट्रीज हैं जिनका मेंबरशिप में दोस्तों इंडिया का पार्टिसिपेंट है या नहीं है, इसको आप देख लेंगे। देखो, इसको मैं समझाने के लिए थोड़ा सा एक आपको पिक्चराइजेशन आपके दिमाग में मैं डालना चाहता हूं कि पहले आप देखिएगा G7, G8 और G20 के बारे में। तो पहले आप G7 में देखिएगा कौन कौन से कंट्री हैं। तो यूएसए है, इटली है, जापान है, कनाडा है, फ्रांस है, यूके है और जर्मनी है। मतलब अगर बात करें तो यहां पे आप देखिएगा, अगर हम ये पूरे अगर कंट्री की बात करें, यूके, फ्रांस, कनाडा, है ना, यूएस, इटली, जापान और रशिया के बारे में, जर्मनी के बारे में बात करें, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वेस्टर्न यूरोप है ना। ये अगर आप याद रखेंगे तो ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, जिसमें आपको ये सारे कंट्री 7 कंट्री G7 में दिख रहा है। G8 में आपको एक कंट्री और इंक्लूड हो गया। G8 में आपको यहाँ पे रशिया इंक्लूड होते हुए नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि G7 में सिर्फ वेस्टर्न यूरोप है ना। और अगर हम G8 में बात करें तो ये क्या है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिसमें रशिया भी क्या है उसमें इंक्लूड किया गया है। G20 की बात करें तो G20 में G7 के जितने भी कंट्री हैं और G8 के जितने भी कंट्री हैं, उसके अलावा 12 कंट्री और आपको उसके साथ जुड़ी है, जिसमें टर्की हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील हो गया, साउथ कोरिया हो गया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका। अब इसमें आपको याद रखना ये है कि G7 का पार्ट इंडिया है या नहीं है, तो नहीं है। आपको याद रखना है कि G8 का पार्ट इंडिया है या नहीं है, तो नहीं है। G20 का पार्ट इंडिया है, तो हाँ है। साथ ही साथ इन कंट्रीज का नाम थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपसे कभी न कभी दोस्तों मेंबरशिप कंट्रीज आपको 3-4 ऑप्शंस दे करके आपसे एग्जामिनर जो है आपको उलझा सकता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। बाकी हम बात करते हैं एस्पेक्ट्स के बारे में। जो हमारा करंट स्टार्ट होगा, यहां से एस्पेक्ट के बारे में स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि एस्पेक्ट है क्या। ठीक है, ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज। तो अब सबसे पहले एस्पेक्ट्स का फुल फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पे स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज होगा एस्पेक्ट का फुल फॉर्म। अब इसका मतलब सबसे पहले प्रश्न उठता है, सर व्हाट इज एस्पेक्ट, एस्पेक्ट होता क्या है। तो स्पैक क्या है, जिसको एक अलग नाम दे दिया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लैंक चेक कंपनी भी कहा जाता है। अब हम आपको समझाएंगे कि स्पैक होता क्या है और ब्लैंक चेक कंपनी मतलब इसको क्यों ब्लैंक चेक कंपनी भी कहा जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, एक्वायरिंग अ फर्म्स इन अ पार्टिकुलर सेक्टर। मतलब क्या है कि, मतलब सिंपल सी बात है कि आपको पैसे क्या करना है, रेज करना है, और उस पैसे के माध्यम से किसी फर्म को आप एक्वायर कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर सेक्टर में। अब ये सबसे पहले प्रश्न उठता है, सर प्रश्न उठता है कि हम पैसे कैसे एक्वायर करेंगे। हाँ, पैसे एक्वायर करने का तरीका तो एक है कि आईपीओ के माध्यम से हम पैसे एक्वायर करते हैं। तो क्या डिफरेंस है आईपीओ में और स्पैक में, लोग जो हैं स्पैक की तरफ ज्यादा आकर्षित क्यों होते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिएगा, मैं आपको यहां पे समझाता हूं स्पैक और आईपीओ के बीच का डिफरेंस। तो सबसे पहले आप आईपीओ देख लीजिए, आईपीओ क्या है। मान लीजिए कि एसी नाम का मतलब एक कंपनी है, एक कंपनी है जिन्होंने क्या किया है, मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं। मतलब मान लीजिए कि ए नाम की कंपनी है जो जिनके पास क्या है, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, है ना। ये मान लीजिए कि बहुत सारे क्या हैं, इन्वेस्टर्स हैं उनके पास। ये सारे इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, अब इन्होंने क्या किया, इस कंपनी ने आईपीओ जारी किया। क्या किया, आईपीओ क्या किया, इशू किया। अब जैसे ही इशू करेंगे आईपीओ, तो जितने भी ये इन्वेस्टर हैं इनको ये पता होगा कि मैं जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं, ये किस कंपनी में जा रहा है, ये ए नाम की कंपनी में जा रही है ना। ये जैसे मान लीजिए कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कि मान लो कि मैं आपको कहा कि यहाँ पे ए नाम की कंपनी, या मान लीजिए रिलायंस कंपनी है।
तो रिलायंस ने क्या किया, आईपीओ जारी किया, आईपीओ इशू किया। बहुत सारे इन्वेस्टर आएंगे उस आईपीओ को खरीदने के लिए, ठीक है, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स उस आईपीओ को खरीदे भी। अब ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं इनको ये पता है, ऑलरेडी पता है कि मैं जो आईपीओ खरीद रहा हूं वो किस कंपनी को खरीद रहा हूं, और इसमें उनको ये पता है कि अगर ये कंपनी को कैसा, मतलब इसका फाइनेंशियल कंडीशन होगा, हमें आगे जाकर के फायदा होगा या नहीं होगा, इस सारी बातें इन्वेस्टर्स को पता होगा। लेकिन अब इसी के अपोजिट में आपको ये समझाता हूं कि स्पैक्स क्या होता है, ठीक है, स्पैक्स क्या होता है। तो अब मान लीजिए दोस्तों कोई बी नाम की कंपनी है, ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, आईपीओ जारी किया, आईपीओ उन्होंने क्या किया, इशू किया। लेकिन उस आईपीओ में उन्होंने कंडीशन क्या रखा, आईपीओ में उन्होंने इन्वेस्टर्स के सामने एक कंडीशन रखा। कंडीशन ये रखा कि मान लीजिए कि ये सारे जो है इन्वेस्टर्स हैं, इनके सामने उन्होंने कंडीशन रखा कि आप हमें पैसे दे दीजिए, मतलब ये आईपीओ को आप खरीद लीजिए। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि जो पैसे आप दे रहे हो, इशू जो जो आईपीओ आप खरीद रहे हो, है ना, वो आप बी पैसे, मतलब बी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। मैं क्या करूंगा, ये जो बीसी जो कंपनी है, बी नाम का जो कंपनी है, वो ये कह रही है कि मैं आप सभी से आईपीओ जारी किया हूं, आईपीओ इशू किया हूं, और ये जो पैसे आएंगे वो किसी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। मान लीजिए कोई डी नाम की कंपनी होगा या कोई ई नाम की कंपनी होगा, उसमें वो इन्वेस्ट करना चाहता है, या उसको वो परचेस करना चाहता है, या उसको अपने एक्वायर करना चाहता है, उसको एक्विजिट करना चाहता है, ठीक है, वो अपने अंदर सम्मिलित करना चाहता है। तो इससे क्या हुआ कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स क्या होंगे, इन दुविधा में होंगे कि जो पैसा हम लगा रहे हैं, जो पैसे को हम क्या कर रहे हैं, आईपीओ इशू जिन्होंने किया है उसको जो हम खरीद रहे हैं, उनको ये पता नहीं रहेगा कि ये पैसे जो हैं वो किस कंपनी में जाकर के इन्वेस्ट किया जाएगा। ये सबसे बड़ा क्या होता है, फर्क होता है ना, एक आईपीओ और इस एस्पेक्ट्स के कंडीशन में, कि क्या एस्पेक्ट होता है, क्या मतलब आईपीओ होता है। ये डिफरेंस को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब आप सोचिएगा कि इस कंडीशन में जब बी जो कंपनी थी उस कंडीशन में देखिए, मतलब ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर्स क्या कर रहा है, इन्वेस्टर्स कंपनी जो बी है उसको ब्लैंक चेक प्रोवाइड कर रही है। अब उस ब्लैंक चेक में वो उस पैसा, मतलब ब्लैंक चेक को मतलब प्रोवाइड कर रही है, और मानो कि वो ब्लैंक चेक कहीं भी किसी भी कंपनी को खरीदने के लिए, एक्वायर करने के लिए उसको यूज कर सकती है। दैट इज वाई आपको यहाँ पे जो मैंने एक लाइन जो आपको कहा था, स्पैक जो कंपनी होते हैं, है ना, उसको ब्लैंक चेक कंपनी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसका आपको समझ में आ गया होगा। तो एन स्पैक जो है वो क्या करती हैं, उनका जो मेन पर्पस होता है वो पैसे को क्या करना, है ना, रेज करना, है ना, विद द हेल्प ऑफ आईपीओ बट विदाउट एनी ऑपरेशन और रेवेन्यू, ठीक है। जैसे आईपीओ जब हम जारी करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, कंपनी कितना बेनिफिट कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब कुछ आपको क्या करना होता है, इन्वेस्टर के सामने आपको रखना होता है। लेकिन जब आप स्पैक का करते हैं तो कोई ऑपरेशन नहीं, मतलब आप डायरेक्ट बोल रहे हैं भाई कि अगर आपको खरीदना है तो खरीदिए, आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप लगा सकते हैं, हमें जब जब हम कोई कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे फायदा होगा, आपको शेयर देंगे। तो सिंपल सी बात यहाँ पे, यही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा मतलब एक मनी दैट इज रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक इज केप्ट एंड, है ना, एस्क्रो। अब ये क्या है, तो मतलब ये पार्टी, मतलब ये जो पैसा जो क्या किया जाएगा, रेज किया जाएगा, वो किसी थर्ड पार्टी के पास रहेगा कस्टडी के रूप में, ठीक है। और जब जरूरत रहेगा, जब मान लीजिए किसी कंपनी को जरूरत रहेगा खरीदने का तो वो खरीदेंगे। जब तक वो पैसा क्या होगा, किसी थर्ड पार्टी के पास वो पैसा क्या रहेगा, वो सेफ रखा रहेगा, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, एक चीज और मैं आपको यहां से ऐड करना चाहता हूं। ये जो अगर मान लीजिए जो पैसा उन्होंने रेज किया, ठीक है, और उस पैसे का लगातार 2 सालों तक कोई यूज नहीं हुआ, तो वो पैसा ऑलरेडी फिर क्या होगा, इन्वेस्टर के पास अपने आप क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। मतलब जिन इन्वेस्टर्स ने उसमें पैसा लगाया है, उन इन्वेस्टर के पास वो पैसा क्या होगा, उनको देना होगा, जिस कंपनी ने वो आईपीओ जारी करके स्पेक्स के माध्यम से उस पैसे को, है ना, इकट्ठा किए थे। तो ये 3-4 चीजें जो है स्पेक के लिए आपको याद रखना है। अब क्या हुआ है, आप सबसे पहले कि भाई अभी ये न्यूज में क्यों है, तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिपोर्टली कंसीडर किया है कि हम क्या करेंगे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे, किसको, स्पैक को क्या करने के लिए, है ना, रेगुलेट करने के लिए। तो इस कारण से ये अभी करंट न्यूज में है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये सारी चीजें क्या है। अब सबसे पहले प्रश्न उठता है कि ये अट्रैक्टिव क्यों है, तो ये अट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है ना कि इसमें यहां पे देखिए, वाइल स्पैक्स आर एसेंशियली सेल कंपनी। अब ये सेल कंपनी क्या होता है, ये सेल
कॉर्पोरेशन और मतलब इज अ कंपनी और कॉर्पोरेशन दैट एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर, है ना, हैज नो ऑफिस, नो एम्प्लॉय, बट दे हैव अ बैंक अकाउंट और मे होल्ड पैसिव इन्वेस्टर्स, है ना। मतलब मान लीजिए कि आपको किसी कंपनी को खरीदना है, किसी कंपनी को आपको एक्वायर करना है, तो उसके लिए पैसे को क्या होगा, जुगाड़ करना, उसके लिए पैसे को क्या करना, इकट्ठा करने के लिए, दैट इज वाई ये क्या है, अट्रैक्टिव है। जो इन्वेस्टर्स हैं या जिनके पास पैसा है तो वो चाहते हैं कि भाई क्या करें, हम अपने पैसे को कहीं ज्यादा इन्वेस्ट कर सके, तो दैट्स वाई ये क्या है, अट्रैक्टिव है। बट इसमें बहुत सारे क्या है, कॉज एंड कंसर्न भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एसोसिएटेड कंसर्न क्या है, एसोसिएटेड कंसर्न्स हैं, बहुत सारे कंसर्न्स यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे पहला कंसर्न ये है कि जैसे आईपीओ के माध्यम से जब क्या होता है कि लोग को, इन्वेस्टर्स को पता होता है कि हम पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट एट दैट कंडीशन, एक्सपेक्टेड कंडीशन में उनको पता नहीं होगा कि हम किस कंपनी में हमारा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, ज्यादा रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, देयर मे बी लेस रिटर्न फॉर रिटेलिंग इन्वेस्टर, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे उनके लिए क्या है, एसोसिएटेड कंसर्न है। इंडिया कहाँ स्टैंड करती है, तो ये आप एक बार थोड़ा सा देख सकते हैं, बट इस डाटा का कोई जरूरत नहीं है, बट आप याद रखिएगा स्पेक्ट क्या होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला जो कंटेक्स्ट है, हम अगला जो कंटेंट आर्टिकल जो पढ़ने जा रहे हैं, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। अब एक्चुअली है क्या ना कि ह्यूमन और एनिमल के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, और ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सबसे बड़ा जो कारण है, ये ड्यू टू, है ना, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण से क्या है, एनिमल्स और, है ना, ह्यूमन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। और दैट इज वाई अभी एक कॉन्टेक्स्ट ये क्यों, मतलब अभी हाल ही में ऐसा क्यों न्यूज में रहा, तो इसको हम समझते हैं। स्टैंडिंग कमिटी ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, हेडेड बाय राज्यसभा मेंबर जयराम रमेश हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया और उसमें बहुत सारी चीजें, कॉज एंड कंसर्न उन्होंने क्या किया है ना, सबमिट किया है कि बहुत ज्यादा क्या हुआ, ह्यूमन और एनिमल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। और इसमें कुछ उन्होंने डेटा भी आपके सामने ला करके रखे, और ये डेटा हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सके आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए हम देखते हैं, आप बताते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे आपके सामने है। तो द रिपोर्ट एनालिसिस वाइल्ड प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 टेबल्ड ऑन इन द लोकसभा दिसंबर 2021। अब उन्होंने क्या क्या चीजें यहाँ पे बताई हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। तो की रिकमेंडेशंस टू रिड्यूस ह्यूमन और एनिमल्स कॉन्फ्लिक्ट, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिया है। उन्होंने इस रिकमेंडेशन इस प्रकार दिया है कि जो ह्यूमन और एनिमल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके लिए क्या बनाया जाए, एक एडवाइजरी कमेटी बनाया जाए, जिसको क्या किया जाएगा, हेड किया जाएगा, है ना, एक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के द्वारा, हु कैन कंसल्ट द कमिटी एक्ट अप्रोप्रिएटली। और यह व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, कंसल्ट करेगा कमेटी के साथ, और क्या करेगा, वो एक्ट करेगा, मतलब वो एक्शन लेगा जिस प्रकार जो भी फैसला होगा उसके अनुसार। सच कमिटी विथ फ्यू मेंबर्स, मतलब उनके पास क्या होगा, इन्वॉल्विंग इफेक्टिव साइट स्पेसिफिक प्लान होगा, है ना, कैसे एनिमल्स और ह्यूमन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कम किया जाए उसके लिए प्लान होगा। ये सारे तरीके से क्या करेंगे, वो इंपावर करेंगे, है ना, एनिमल्स को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और भी चीजें आपको यहाँ पे, ये जो और भी एक चीज यहाँ पे बताया गया है, रिपोर्ट जो है ना, फ्यूचर फॉर ऑल, द नीड फॉर एनिमल वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस, मतलब एक ऐसा, है ना, मतलब एक ऐसा एरिया बनाया जाए, एक ऐसा तरीका बनाया जाए, एक ऐसा वे बनाया जाए जिसमें क्या हो, ह्यूमंस और एनिमल्स बड़ी ही कंफर्टेबली एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्या किया गया है, बताया गया है। और ये जो फ्यूचर फॉर ऑल जो डाटा है वो रिलीज किया गया है ना, वर्ल्ड वाइड फंड WWF फॉर नेचर एंड UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये डेटा जो है, ये रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया। अभी हमने आपको बताया कि राज्यसभा के जो मेंबर हैं उन्होंने क्या किया है, जो कमेटी, उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट किया है, उस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें बाहर निकल के आई, उसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने ये बताया कि ह्यूमन और एनिमल के बीच में जो एक थ्रेट है, सबसे बड़ा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का जो कारण है, वो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट आइकॉनिक स्पीसीज, ठीक है। उन्होंने ये भी बताया है कि जो कॉन्फ्लिक्ट इस प्रकार ये बढ़ता जा रहा है कि लगभग 75% ऑफ जो वर्ल्ड पॉपुलेशन के जो कैट स्पीसीज हैं, वो अभी तक क्या हुए, मतलब लगभग वो मार दिए गए हैं या फिर उनको इफेक्ट किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि लगभग 68% जो हैं
68% जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो है वो क्या हुआ है, उसमें गिरावट देखा गया है 1970 से अब तक। मतलब लगभग, अब जो देखें तो आप कह सकते हैं कि लगभग 50 सालों में लगभग 68% जो वाइल्ड पॉपुलेशन है उसमें कमी देखी गई है। तो ये सारा डेटा जो है उन्होंने ये बतलाया है। इंडियन सिनेरियो के अगर रूप में अगर देखा जाए कि इंडियन सिनेरियो में क्या क्या है, तो आप देखिए बताइए, है ना। यहाँ पे बताया गया कि 500 जो एलिफेंट्स है उनको किल किया गया 2014-2015 में, ठीक है, 2014-15 से लेकर के 2018-19 के बीच में। उन्होंने ये भी बताया कि ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट में लगभग 2361 लोगों की मौत हो गई है ना। और ये भी बताया गया कि जो इंडिया है वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट ह्यूमन पॉपुलेशन है, और जिसने सबसे ज्यादा क्या है, टाइगर्स, एशियन एलिफेंट्स, वन हॉर्न राइनोज जो हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं इन बढ़ते पॉपुलेशन की वजह से, ठीक है। तो व्हाट नीड टू बी डन, क्या करना चाहिए, तो आपको कुछ देर पहले मैंने आपको रिकमेंडेशंस दिया था, उन रिकमेंडेशंस को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ताकि क्या हो सके, एनिमल्स और ह्यूमन जो है वो को एग्जिस्ट कर सके एक दूसरे के साथ, है ना। एक वेल प्लान्ड और इंटीग्रेटेड क्या होना चाहिए, अप्रोच मैनेजमेंट क्या होना चाहिए जिस कारण से ह्यूमन और एनिमल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उसे कम किया जा सके। आगे चलते हैं, यहाँ पे और भी चीजें दी गई है एडवाइजरी, है ना। ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात किया गया कि जिनको फसल बीमा योजना के तहत जिनका क्रॉप जो है वो डैमेज हो गया है ह्यूमन और एनिमल्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, उनको क्या कंपनसेशन दिया जा सके, ठीक है। प्रॉपर क्या होना चाहिए, फोडर और वाटर होना चाहिए अवेलेबल फॉरेस्ट एरिया में, ताकि एनिमल्स जो हैं वो फोडर और वाटर के लिए, है ना, जो पॉपुलेटेड एरिया है, ह्यूमन पॉपुलेटेड एरिया है, उसमें वो ना आ सके। तो इस प्रकार के मेजर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसे भी चाहेंगे तो अपनी आंसर शीट में मेंशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, है ना। नासा इसरो निसार मिशन, सबसे पहले आपसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए निसार मिशन किसका है, तो ये नासा और इसरो का दोनों साथ मिलकर के इस मिशन को क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इज वर्किंग विथ, है ना, नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। नासा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ज्वाइंटली क्या कर रहे हैं, ज्वाइंटली रियलाइज दैट सैटेलाइट मिशन, नेम जो है उनका नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो याद रखिएगा जो यहाँ पे SAR है ना, SAR मतलब होगा सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ठीक है। और यहाँ पे जो नी जो वर्ड है इसका मतलब होगा, एन जो है नासा के लिए रिपोर्ट करेगा और आई जो है इसरो के लिए। इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा 2023 में। अब इसमें हम समझते हैं कि इट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर स्टडिंग हजार्ड एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज, मतलब जो हजार्डस और ग्लोबल जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसको अध्ययन करने के लिए, उसको बेटर तरीके से समझने के लिए, उनके इफेक्ट और उनके प्रभाव को समझने के लिए, जो क्लाइमेट चेंज के, है ना, प्रभाव को ज्यादा तरीके से बढ़ा रहे हैं, उन सब चीजों को जानने के लिए, है ना, इस मिशन को 2023 में लॉन्च किया जाएगा। ये जो मिशन है वो क्या करेगा, स्कैन करेगा ग्लोब को एवरी 12 डेज, मतलब हर 12 दिन पे क्या करेगा, ग्लोब को ये स्कैन करेगा और वो क्या करेंगे, वो रिपोर्ट सबमिट करेगा, है ना। इट्स एवरी 3 ईयर मिशन, है ना, सॉरी, इट्स 3 ईयर मिशन, मतलब 3 सालों के लिए मिशन है, जिसमें ये क्या करेगा, हर 12 दिन पे क्या करेगा, एक रिपोर्ट सबमिट करेगा, है ना। और इससे पता चल सकेगा कि क्या क्या कारण है, क्या इफेक्ट है, कैसे क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है, उसके पेस में कैसे कमी हो सकते हैं, है ना, ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंजेस को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे बेटर तरीके से। इन सारी चीजों को दोस्तों अंडरस्टैंड करने के लिए इस मिशन को लगाया गया। आगे चलिए, तो इसके बाद हम लोग समझते हैं कि इट विल डिटेक्ट मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द प्लेनेट सरफेस, मतलब प्लेनेट का जो सरफेस है उसके मूवमेंट को क्या किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे कहा गया कि रडार फॉर सैटेलाइट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हाई रेट कम्युनिकेशनल
सब सिस्टम होगा फॉर साइंस डेटा जीपीएस रिसीवर एंड अ प्ले लोड डाटा सब सिस्टम भी उसके अंदर होगा। और ये सब जो चीजें हैं वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, और नासा के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब नासा जो है, नासा विल प्रोवाइड, है ना, उसमें सैटेलाइट में जो होगा, मतलब रेडार फॉर सैटेलाइट, हाई रेट कम्युनिकेशनल सब सिस्टम उसमें होगा फॉर डेटा साइंस के लिए, जीपीएस रिसीवर होंगे, और प्लेलोड डेटा सिस्टम सब सिस्टम होगा। ये किसके द्वारा दिया जाएगा, नेसा के द्वारा, नासा के द्वारा। इसरो जो है वो क्या करेगी, स्पेस क्राफ्ट बस प्रोवाइड करेगी, सेकेंड टाइप ऑफ रडार प्रोवाइड करेगी, लॉन्च व्हीकल और एसोसिएटेड लॉन्च सर्विस जो है वो इसरो के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। नासा को निसार को जो है वो इक्विप्ड किया जाएगा एक रिफ्लेक्टर एंटीना के साथ, जिसे क्या कौन लगाएगा, नासा उसको प्राइमरी उसका गोल है वो क्या करेंगे, लगाएंगे, ताकि जो वोल्केनिक इरप्शंस है उसको बहुत अच्छे से क्या किया जा अध्ययन किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके, ग्राउंड वाटर सप्लाईज को मॉनिटर किया जा सके, और जिस प्रकार से आइस सीट जो है वो मेल्ट कर रहे हैं उसके रेट को क्या किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके। इस कारण से उसमें क्या लगाया जा रहा है, एक रिफ्लेक्टर एंटीना नासा के द्वारा क्या किया जा रहा है, उसमें इक्विप किया जा रहा है। अगर हम बात करें सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसको आपने एस ए आर, जैसे निशार था तो निशार में एस ए आर जो वर्ड था वो क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। तो मैंने आपको यहां पे पहले समझा दिया था, अब आप देखिएगा। एसेंशियली सार सार जो है वो रिफर करता है एक टेक्निक से जो प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसिंग हाई रेजोल्यूशन इमेज। जो सार जो वर्ड है वो क्या करेगा, वो रेफर करता है एक ऐसी टेक्निक से जो हाई रेजोल्यूशन इमेज क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी, ताकि वो जो है मतलब ऑफ प्रिसिजन्स रडार कैन पेनिट्रेट क्लॉड डार्कनेस, मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी की जो इमेज है वो प्रोवाइड करेगी। सार जो है वो इसलिए स्टैंड है, ये जो टेक्नोलॉजी है इसी के लिए है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे यूरोपा के बारे में। अब यूरोपा जो है वो जुपिटर का क्या है, वो मून है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब ये यूरोपा है क्या, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप लोग याद रखेंगे कि ये यूरोपा जो है वो उसका, जैसे मून जो है अर्थ का जो उपग्रह जो है वो मून है, ठीक उसी तरह से जुपिटर का क्या है, मून जो है वो यूरोपा है, जिसका नाम क्या है, वन ऑफ द मून्स ऑफ जुपिटर। तो रिसर्चर ने यहाँ पे पाया है कि यहाँ पे बहुत, मतलब उसके बीनिथ में, मतलब यूरोपा के जो बीनिथ है उसकी गहराई में, है ना, एबंडेंट अमाउंट क्या है, एबंडेंट अमाउंट में वाटर अवेलेबल है, ठीक है। और ये जो वाटर है वो मोस्टली जो है वो सॉलिड वाटर आइस है, ठीक है। तो ये पता किया गया है, और ऐसा साइंटिस्ट के द्वारा, रिसर्चर्स के द्वारा ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इनमें ये भी बताया गया है कि यहाँ जो यूरोपा पे जो क्या है, जो यूरोपा पे जो वाटर अवेलेबल हैं वो इस तरह से अवेलेबल हैं, मानो कि वो क्या है, ग्रीनलैंड जो आइस सीट जो है उसी से मिलता जुलता क्या है, वहां पे भी वाटर सॉलिड वाटर आइस जो है वो अवेलेबल है। आगे चलते हैं, अगर हम यूरोपा के बारे में और भी अगर जाने, तो यूरोपा इज स्लाइटली स्मॉलर देन अर्थ मून, मतलब अर्थ के जो मून है उससे क्या है, थोड़ा छोटा है, एंड इट्स डायमीटर इज अबाउट 1/4 ऑफ द अर्थ, है ना। अगर उसके डायमीटर की बात करें तो यूरोपा के क्वार्टर 1/4, 1/4 क्या है उसका डायमीटर है। यूरोपा हैज वेरी थीन ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर, यूरोपा के पास बहुत ही पतला क्या है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर भी अवेलेबल है। और मजेदार बात यह है कि उसका डायमीटर तो लेस है ना, किसका, यूरोपा का डायमीटर तो लेस है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मानो कि वहां पे जो वाटर कंटेंट अवेलेबल है वो अर्थ से दुगना अमाउंट में क्या है, अमाउंट में वाटर अवेलेबल यूरोपा पे है। नासा ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस यूरोपा को लॉन्च किया जाएगा, यूरोपा क्लीपर, है ना, नाम के एक टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया जाएगा 2024 में। और ये जो याद रखिएगा, यूरोपा क्लिपर जो है वो किसका मिशन है, तो ये नासा का मिशन है, ठीक है। जिसे कहां लॉन्च किया जाएगा, यूरोपा क्या है वो भी आप जान लीजिएगा, 2024 में लॉन्च किया जाएगा, ताकि वहां के मतलब इंटीरियर सरफेस को, वहां के एटमॉस्फेयर को, है ना, वहां के सरफेस को क्या किया जा सके,
वहां के सरफेस को अध्ययन किया जा सके, उसके मॉनिटर किया जा सके, और जो भी डेटा वहां से गैदर कर सके वो डेटा जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो इंपॉर्टेंट हो सकता है उसे कलेक्ट किया जा सके। आगे चलते हैं। इंडिया ऑट कैंपेन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो आपने बहुत ही देखा होगा, अभी हाल ही में मालदीव में एक कैंपेन स्टार्ट हुआ जिसमें यहाँ पे कहा था कि बैन इंडिया, ठीक है, इंडिया को पूरी तरह से बैन करने की बात की जा रही थी। वहां पे ये भी बोला जा रहा था कि एक स्लोगन वहां पे था कि इंडिया ऑट, इंडिया ऑट, इंडिया ऑट। तो प्लीज आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये एंटी इंडियन सेंटीमेंट्स जो हैं वो क्या किए जा रहे हैं, इम्पोज किए जा रहे हैं मालदीव्स के जो लोग हैं उनके बीच में। तो दैट्स वाई ये न्यूज में था, तो जो मैंने आपको यहाँ पे आपको बता दिया है। अब यहां पे दोस्तों फिनक्लू फिनक्लूवेशन, अब फिनक्लूवेशन क्या है इसको मैं आपको बताना चाहता हूं। तो यहां पे इसका मतलब है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगर हम फिनक्लूवेशन का मतलब अगर बात करें पूरी तरह से, तो ये वास्तव में ये क्या है, एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है टू कोलैबोरेट विथ फिनटेक फिनटेक स्टार्टअप कम्युनिटी, ताकि क्या किया जा सके, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको क्या किया जा सके, उसको इनोवेट किया जा सके, और लोगों को तरह तरीके तरीके से क्या किया जा सके, फाइनेंस में या फिनटेक में क्या किया जा सके, जोड़ा जा सके। तो ये क्या है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, है ना, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी, ये 100% गवर्नमेंट ऑन्ड एंटिटी है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के माध्यम से इन्होंने अनाउंस किया है। किसको अनाउंस किया है, फिनक्लूवेशन को लॉन्च किया गया है। तो आप सबसे पहले तो याद रखिएगा कि फिनक्लूवेशन को किसके द्वारा क्या किया गया है, अनाउंस किया गया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और ये किसके अंडर काम करती है, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर काम करती है, और ये 100% क्या है, ये गवर्नमेंट एंटिटी है। ये सबसे पहले अगर आपसे पूछते फिनक्लूवेशन का पर्पस क्या है, एम क्या है, तो इसका पर्पस ये है कि ताकि किया जा सके, बहुत सारे इंडियन जो लोग हैं जिनको क्या है, जो फाइनेंशियली अभी तक वो अपने आप को ऐड नहीं कर पाए हैं बैंक में, उनको क्या करना, ऐड करना, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन में लेकर के आने की पर्पस को सॉल्व करने की तरीके को फिन इंक्लूवेशन कहा गया है। तो ये क्या है दोस्तों, एक इंडस्ट्री फर्स्ट इनिशिएटिव है टू क्रिएट द पावरफुल प्लेटफॉर्म टू मोबिलाइज द स्टार्टअप कम्युनिटी टुवर्ड्स बिल्डिंग मीनिंगफुल फाइनेंशियल प्रोडक्ट एम एट फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये एक परमानेंट प्लेटफॉर्म होगा, ऐसा नहीं है। ये आईपीपीबी का मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ये क्या होगा, एक परमानेंट प्लेटफॉर्म होगा। इसका मतलब ये है कि ये प्लेटफॉर्म जब स्टार्ट होगा तो ये क्या करेगा, लॉन्ग टर्म तक ये काम करते रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये 2 महीने 4 महीने 8 महीने के बाद ये बंद कर दिया जाएगा। ये एक क्या होगा, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। आगे चलिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे सिविल सर्विस डे की। तो आप देखे होंगे 21 अप्रैल को एवरी ईयर्स क्या किया जाता है, सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट किया जाता है। यह सिविल सर्विस डे हमारे महान हस्ती, इंडिया के पहला होम मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र भारत के पहला होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल के, है ना, याद में इस चीज को, इस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार इस डे को सेलिब्रेट किया गया था 1947 में एट मैट कॉल्फ हाउस दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, और अभी तो बेटा मतलब इसमें क्या होता है कि खास करके सिविल सर्विस डे पे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अवार्ड भी देते हैं। वो लोग जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं तो उनको अवार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है, आप याद रख सकते हैं। बाकी हम बात करेंगे अगला जो न्यूज होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं वो एक बंगाली पोएट हैं और एक राइटर भी हैं। उन्होंने नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम के वो लेखक भी हैं। उनका जो नोबेल है आनंद मठ, ठीक है, जो सन्यासी विद्रोह जो 18वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था, यह एक मॉन्क के द्वारा, जो सन्यासी थे उनके द्वारा स्टार्ट किया गया एक रिवेलियन था जिसको नाम दिया गया था सन्यासी विद्रोह। उनके उपरांत में आनंद मठ को लिखा गया था। ठीक है, तो यह आप याद रख सकते हैं। इस बार बीपीएससी में शायद क्वेश्चन भी पूछा गया था सन्यासी विद्रोह के बारे में, तो ये आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑन बंगाल नेशनलिज्म, बंगाल के नेशनलिज्म पे सन्यासी विद्रोह के उपरांत 18वीं शताब्दी में जो मॉन्क के द्वारा स्टार्ट किया गया एक रेबेलियन था, उसको पूरी तरह से उसके पूरे बैकग्राउंड को समझाने के लिए एक नोबेल को उन्होंने लिखा था जिसका नाम क्या था, आनंद मठ था। ठीक है, आगे हिज फर्स्ट बंगाली फिक्शन वाज दुर्गेश नंदिनी।
पब्लिश्ड इन 1965। और उनके बाद बहुत सारे उन्होंने नोवेल्स लिखा, जैसे कपाल कुंडला, मृणालिनी, राजनी, राजसीमा, चंद्रशेखरा, है ना। इस प्रकार के वो उन्होंने क्या किया है, तरह तरह के नोवेल्स भी उन्होंने लिखा है। ठीक है। उन्होंने दोस्तों, उन्होंने एक मंथली मैगजीन भी लेकर के आया था जिसका नाम था, है ना, बंगा दर्शन। बंगा दर्शन जो किसका मैगजीन है, ये आप याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। उनका ही क्या है, ये मंथली मैगजीन था जिसका नाम क्या था, बंगा दर्शन। और उन्होंने फर्स्ट फिक्शंस उन्होंने क्या किया था, जो प्रिंट किया गया था इंग्लिश, है ना, वाज इंग्लिश नोवेल, जिनका नाम क्या था, राजमोहन वाइफ। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। बाकी बाकी चलते हैं, हम डेंगू फीवर के बारे में बात करते हैं। कंटेक्स्ट क्या है ये आपको बताता हूं। कंटेक्स्ट क्या है कि 1 अप्रैल, जनवरी 1 से अप्रैल तक लगभग 667 केसेस डेंगू के सामने आए हैं राजस्थान में, है ना, बिफोर द अराइवल ऑफ मॉनसून। मतलब मॉनसून ऐसा क्यों मेंशन किया गया है, देखो मॉनसून में क्या होता है कि बारिश होती है, और बारिश के बाद क्या होता है, जो खास करके जब हम मॉस्किटो की बात करें तो उनकी जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, उनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है। तो उसके पहले जो है 667 केसेस डेंगू का आना, ये कहीं ना कहीं चिंता का कारण रहा है। तो इस कारण से यहाँ पे ये डेंगू फीवर जो है, इसके बारे में यहाँ पे राइटर्स क्या करते हैं, बताते हैं कि 2018 में डेंगू जो है उसको डिक्लेयर किया गया पेरेनियल इन्फेक्शन के रूप में इन द स्टेट। तो पेरेनियल का मतलब है कि ये सालों भर रहने वाला है, ऐसा नहीं है। इट इज ऑल्सो नॉट ए फिएबल डिजीज। ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि आपको पता है डेंगू में क्या क्या आता है, बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द हो जाता है। ठीक है। बहुत ज्यादा क्या होगा, पेन होगा, और तरह तरह के इसके उपाय हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं डेंगू के बारे में, जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ। अब सबसे बड़ा कंसर्न क्या है दोस्तों, तो इट इज कंसर्न फॉर द हेल्थ डिपार्टमेंट दैट, है ना, एडिस एगाइप्टी मॉस्किटो, याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा, एडिस एगाइप्टी मॉस्किटोज आर ट्रांसमिटिंग डेंगू इवन इन विंटर सीजन ऑल्सो। तो ये लाइन जो ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। विंटर सीजन में किस प्रकार के जो मॉस्किटो हैं वो क्या करते हैं, डेंगू ट्रांसमिट करते हैं। ये एक नया जो है बात, कंसर्न जो है ये अभी आया है। तो ये क्या है, इसका नाम क्या है, एडीज, है ना, एगाइप्टी। एगाइप्टी, एडीज एगाइप्टी जो है वो क्या करती है, विंटर सीजन में भी, है ना, ऐसे आप देखते होंगे विंटर सीजन में मच्छर का मात्रा कम जाता है, परंतु मच्छर की संख्या, है ना, एगी एगाइप्टीज के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। आगे चलते हैं। बाकी यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर आउटब्रेक ऑफ डेंगू इन द स्टेट। तो क्या कारण है, तो अच्छे तरीके से मतलब एरिया को कंट्रोल नहीं किया जाता है, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ को हम सही तरीके से प्लान नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, हमारे पास क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस अच्छा नहीं है, हम इकोलॉजिकल और लाइफ स्टाइल चेंज, मतलब तरह तरह की चीजें यहाँ पे बताई गई है, जो आप एक बार चाहो तो आप नजर डाल सकते हैं। बाकी दोस्तों हम एंडीज, है ना, एडिस मॉस्किटोज के द्वारा क्या होता है, डेंगू वायरस को ट्रांसमिट किया जाता है। और यह एक फीमेल होती है, ये मेल नहीं होता बल्कि ये फीमेल होती है। एडिस इज डे टाइम फीडर एंड कैन फ्लाई अप टू लिमिटेड 400 मीटर। एडिस जो है वो एक फीमेल मच्छर है जो क्या कर सकती हैं, 400 मीटर तक क्या कर सकती हैं, फ्लाई कर सकती हैं। Although it usually result in mild illness, severe dengue infections can sometimes prove fatal। ये क्या हो सकता है, हानिकारक, बहुत ही ज्यादा क्या हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने एस्टिमेट किया है, उन्होंने बताया कि एक ऐसा मतलब एनुअल इंसिडेंस जो है वो लगभग 100 से लेकर के 400 मिलियंस जो हैं वो डेंगू इन्फेक्शंस एवरी ईयर्स क्या होते हैं, सामने आते हैं। मतलब इंसिडेंस, इंसिडेंस का मतलब नॉट डेथ, वो मतलब देखने को मिलते हैं कि इतने लोग जरूर पीड़ित होते हैं परंतु वो फिर सही हो जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है भाई। आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, है ना, IAEA, है ना। तो यहाँ पे नाम है राफेल ग्रॉस, डायरेक्टर जनरल हैं किनके, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, वो क्या है, डायरेक्टर हैं
जो क्या कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं एक असिस्टेंस मिशन को टू द डिफंक्ट क्रोनोबायल न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूक्रेन एम एट, मतलब आप यहां पे देख रहे होंगे कि जो मॉस्को मतलब रशिया और क्यू जो है दोस्तों किसकी राजधानी है, तो ये यूक्रेन की राजधानी है। तो मॉस्को रशिया की राजधानी है। तो रशिया और यूक्रेन के बीच का जो वार हुआ था जिसमें एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो यूक्रेन में अवेलेबल क्या है, यूक्रेन में प्रेजेंट है, जिसका नाम है ना, चार्नोबाइल न्यूक्लियर पावर प्लांट। कहाँ है ये, तो ये कहाँ है, यूक्रेन में है। एम एट स्टेपिंग अप एफर्ट टू हेल्प प्रिवेंट द डेंजर ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट। तो उन्होंने अब ये मामला क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूं। एक्चुअली हुआ क्या था कि रसिया के जो मिलिट्रीज हैं, है ना, रसिया जो है वो अपने मिलिट्री को इस एरिया से क्या कर रहे थे, विड्रॉ कर रहे थे, है ना। ये जो आपको चर्नोबाइल जो क्या है प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहां से क्या कर रहे थे, रसिया जो है अपने मिलिट्री को क्या कर रहा था, विड्रॉ कर रहा था। तो ऐसा एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि रसिया जो है वो एक न्यूक्लियर अटैक का प्लान कर रहा हो। तो दैट्स वाई ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो है ना, उन्होंने ये कहा कि भाई अगर ऐसा होगा तो फिर यूक्रेनियंस जो हैं उनको बहुत ही ज्यादा क्या होगा, यूक्रेनियंस के लिए बहुत ही ज्यादा ये लीगल और एक्सीडेंटल क्या होगा, प्रूफ होगा। तो दैट्स वाई वो भी क्या स्टेप ले रहे थे और वहां के लोगों को क्या कर रहे थे, वहां से खाली करने की कोशिश किया जा रहा था ताकि यूक्रेनियंस को भी बचाया जा सके। बट ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है। देखते हैं, तो वही चीज लिखा हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है, यूक्रेन हैज टेकन सिग्निफिकेंट स्टेप फॉर द सेफ एंड सिक्योर ऑपरेशंस द साइट द वर्ल्ड वर्स्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट, है ना, वेयर वेरियस रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज आर नाउ लोकेटेड। इस स्थान पे तरह तरह के वेस्ट मैनेजमेंट जो है, रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। तो ये बहुत ही ज्यादा क्या होता, आप कह सकते थे लीगल हो सकता था। तो अब हम समझते हैं IAEA के बारे में। तो इसको सेटअप किया गया था वर्ल्ड के एटम मतलब ताकि विश्व में क्या लाया जा सके, है ना, शांति का प्रचार किया जा सके। और इसको जो स्थापना किया गया था 1957 में, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशंस फैमिली के द्वारा, है ना, रिपोर्टेड यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और जनरल सिक्योरिटी के द्वारा। हेडक्वार्टर जो है वियना ऑस्ट्रिया में है। ये जो फंक्शन क्या करती हैं दोस्तों, तो वर्क विद member states and multiple partners of worldwide to promote safe, secure and peaceful use of nuclear technology। ठीक है, इनका काम क्या है, IAEA का काम क्या है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेफ, सिक्योर, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए IAEA को बनाया गया था। बस यही आप याद रख सकते हैं। बाकी आप इसका हेडक्वार्टर याद रख सकते हैं कि इसका हेडक्वार्टर क्या है, इसका पर्पस क्या है, ताकि क्या कर सके, विश्व में शांति व्यवस्था बनाया रखा रहा जाए। आगे चलते हैं। हम अगर प्रोग्राम की बात करें तो आप मैं बता चुका हूं। आगे चलते हैं। व्हाट इज मेटेओर शोवर। अब मेटेओर शोवर क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम कंटेक्स्ट के बारे में समझते हैं। मेटेओर शेयर्स पीक इंडियन स्काईज ऑन अप्रैल 22 विल कंटिन्यूअसली पास थ्रू टिल 29 एट नियरली 10 to 15 मेटेओर्स एवरी आवर्स। मतलब कुछ ऐसा हुआ था कि 22 अप्रैल से लेकर के 29 अप्रैल तक कुछ मेटेओर्स जो हैं, लगभग 15 से 20 मेटेओर्स एवरी घंटे दिख रहे थे वो इंडियन स्काई में, है ना, जैसे मानो कि उनकी बारिश हो रही है, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा था। तो अब यहां पे से सारी चीजें निकल करके आएगा। अब लाइरिट्स आर डेब्रिज। डेब्रिज का मतलब है कि कूड़ा कचरा, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं वेस्ट मटेरियल ऑफ कॉमेट, है ना, डैचर जो भी आप बोल सकते हैं, विच इज करेंटली ट्रेवलिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ, है ना, इतना किलोमीटर्स फ्रॉम द प्लेनेट, करेंटली ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम द सन। और ये अभी क्या कर रहे हैं दोस्तों, सन के, है ना, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, ऐसा करेंटली ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम द सन, मतलब सन से वो दूर होता हुआ नजर आ रहे हैं। अब यहां पे दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ है कॉमेट डैचर जो भी पढ़ सकते हैं, डैचर विल बिगिन इट्स रिटर्न ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी का मतलब है, मतलब इस प्रकार के जो पाथ है ना उसको कहा जाएगा, है ना, इन अनदर 45 ईयर्स।
तो जैसे देखो मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि यहाँ पे आप समझ लो कि ये सन है और ऐसा लग रहा है कि ये गिर रहा है, ऐसा हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि मान लो कि ये गिर रहा है। अब ये क्या हुआ कि गिरता नहीं है, फिर ये घूमना शुरू करता है, ये रिटर्न करेंगे, फिर ये 45 सालों के बाद ये फिर रिटर्न करेंगे। तो ऐसा ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। तो ऐसा मान नहीं जाता है कि लगता है कि मतलब वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो एक ट्रेजेक्ट्री पाथ बना करके, वो क्या ट्रेजेक्ट्री पाथ में मतलब मानो कि वो गिर रहा है कुछ, है ना। तो ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा था, तो इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो आइए हम इसी के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। हम समझते हैं कि मेटेओर शोवर वर्सेस स्टॉर्म क्या होता है। तो यहां पे देखिएगा, एवरी 33 ईयर्स अ लियोनाइड सोवर टर्न्स इनटू अ मेटेओर स्टॉर्म, है ना। लियोनाइड सोवर जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेटेओर स्टॉर्म के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं प्रत्येक 33 सालों के बाद, है ना। विच इज वेन 100 to thousands ऑफ मेटेओर्स कैन सीन एवरी आवर्स, मतलब प्रत्येक घंटे लगभग थाउजेंड्स, 100 से लेकर के हजार क्या होते हैं, मेटेओर्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं प्रत्येक घंटे, है ना। और ये घटना 33 सालों के बाद होती है। और ये ऐसा तब होता है जैसे मानो कि लियोनाइट जो सोवर होते हैं वो टर्न हो जाता है किस रूप में, मेटियोर स्टॉर्म के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और ऐसा प्रतीत होना फिर शुरू हो जाता है। अब आगे समझते हैं, मेटियोर स्टॉर्म शुड हैव एट लीस्ट 1000 मेटियोर्स पर आवर, जैसा कि मैंने आपको कहा था, है ना। इन 1966, है ना, 1966 में एक लियोनाइड स्टॉर्म्स जो है वो ऑफर्ड thousands of meteors that fell through the earth atmosphere per minute during द पीरियड ऑफ 15 मिनट्स, मतलब 15 मिनट तक ऐसा 1966 में लगा था ना कि कुछ क्या हो रहा है कि मेटेओर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, फेल कर रहे हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और इस प्रकार के जो स्टॉर्म्स जो पिछली बार देखा गया था वो 2002 में ऐसा कुछ और भी देखा गया था, ठीक है। बाकी इसके साइंस क्या है क्या नहीं है वो ज्योग्राफी के टीचर आपको बताएंगे ही बताएंगे, बट हम आगे चलते हैं। व्हाट इज मेटेओर सोवर, तो है क्या मेटेओर सोवर्स जो हैं वो है क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। मेटियोर्स आर बीट ऑफ रॉक्स एंड आइस दैट आर इजेक्टेड फ्रॉम द कॉमेट, जैसे कॉमेट होता है ना, उससे क्या होता है वो इजेक्ट हो जाते हैं, उस पाथ से वो निकल जाते हैं। और उस पाथ से निकलने के बाद वो क्या होते हैं, वैसा मानो कि वो अर्थ के सरफेस पे क्या हो रहा है, वो गिर रहे हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस है, इसी को क्या कहा जाता है, वो एक रॉक और आइस मटेरियल्स होते हैं जो क्या होते हैं, जैसे मानो कि कॉमेट्स के जो, है ना, उससे वो बाहर निकल गए और इससे प्रतीत होते हैं कि वो, है ना, मैन्यूवर्स अराउंड द orbit of around the sun. Meteorosaurs are witnessed even the Earth passes through the trails of debris left behind the comet as an or an asteroid, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि एस्ट्रॉइड, कॉमेट, मेटेरॉइड और मेटियोराइट में क्या डिफरेंस है। तो एस्ट्रॉइड क्या होता है, एस्ट्रॉइड जो होता है ना, एस्ट्रॉइड समझना पड़े, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है एस्ट्रॉइड। तो ये रिलेटिवली बहुत स्मॉल होता है, इनएक्टिव होता है, रॉकी बॉडी होता है, जो सन की क्या करता है, चक्कर लगाता है। कॉमेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिलेटिवली सच में बहुत स्मॉल होता है, एट टाइम्स एक्टिव, लेकिन ये क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। याद रखिएगा एस्ट्रॉइड क्या था, इनएक्टिव था, लेकिन कॉमेट जो है वो क्या होते हैं, वो एक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्ट हुज आइस कैन वेपोराइज इन सनलाइट फॉर्मिंग एन एटमॉस्फेयर कॉमा, मतलब इस प्रकार के, मतलब क्या होता है कि उसमें जो आइस होता है वो क्या होते हैं, अचानक वो वेपराइज हो जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि क्या है, वो इस प्रकार के गैस जो है वो क्या कर रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं, इमिट कर रहे हैं, वो फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और वो एक पूंछ के समान दिखता है, ए टेल ऑफ डस्ट और गैस। आपने कभी पिक्चर में देखा होगा बचपन में, तो उसे क्या कहा जाएगा, कॉमेट कहा जाएगा। मेटियोराइड क्या है, मेटियोराइड ध्यान दीजिएगा, मेटियोराइट और मेटियोराइड दोनों अलग अलग वर्ड है। तो मेटियोराइड जो है ये स्मॉल पार्टिकल है फ्रॉम ए कॉमेट और एस्ट्रॉइड ऑर्बिटिंग द सन, मतलब क्या है कि ये एक कॉमेट का या एस्ट्रॉइड का ही एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है, जिसको क्या कहा जाएगा, मेटियोराइड कहा जाएगा, जो सन का चक्कर लगाएगा। मतलब क्या है, जैसे कॉमेट है, तो कॉमेट जो है वो सन का चक्कर लगा रहा है, तो उसके साथ ही क्या करेगा, उसके साथ ही कुछ मेटेओराइट्स जो हैं उसके साथ चक्कर लगाते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, मेटेओराइड कहा जाएगा। मेटियोर क्या है वो समझना, ए लाइट फेनोमेना which result when meteorite enters the earth atmosphere। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉमेट के साथ जो कुछ पार्टिकल्स जो घूम रहे थे, अब ये क्या होंगे, ये अपने पाथ से बाहर निकल जाएंगे,
वो इजेक्ट कर दिए जाएंगे। और आफ्टर इजेक्शन क्या होंगे, वो क्या होंगे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएंगे। और जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएंगे तो ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा, उनमें आग लग जाएगी। ठीक है। तो उस जो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वो जो मेटेओराइड होगा जो अर्थ सरफेस में आ गया, या फिर कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर के, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया, और वो कॉन्सिक्वेंटली वो या तो वेपराइज हो जाता है, तो इस प्रकार के जो फेनोमेना है उसको क्या कहते हैं, मेटेओराइट कहते हैं, है ना, हम सॉरी मेटेराइट, मेटियोर कहते हैं। और मेटियोराइट क्या होता है, ये जो एक ऐसा मेटियोराइट दैट सर्वाइव इट्स पासेस थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर एंड लैंड अपॉन द अर्थ सरफेस। मतलब समझ लीजिए, जब शांत था, कॉमेट के साथ या एस्ट्रॉइड के साथ घूम रहा था, सन का चक्कर लगा रहा था, तब वो मेटेओराइट कहलाया। जैसे ही वो क्या हुआ, वहां से इजेक्ट किया गया और अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया, तो उसे मेटेओर कहे। और वो मेटेओर अगर हम किसी भी मतलब भूल चूक से वो ठंडा होकर के पृथ्वी पर आकर के गिर पड़ा या पृथ्वी पे पहुंच गया, तो उसको क्या कहा जाएगा, मेटेओराइट कहा जाएगा। ये डिफरेंस आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आगे चलते हैं, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022। तो इंडिया इज डिजिग्नेटेड द गेस्ट ऑनर ऑफ द कंट्री पेरिस बुक फेस्टिवल 22। तो बस आपको इतना याद रखिएगा कि पेरिस जो है बुक फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया गया, तो 20 से 24 अप्रैल के बीच में, है ना, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। और ये कहाँ सेलिब्रेट हुआ, पेरिस में। इसका नाम क्या है, पेरिस बुक फेस्टिवल। इसमें किस कंट्री को गेस्ट के रूप में, ऑनर कंट्री के रूप में उसे क्या किया गया, डेजिग्नेटेड किया गया, तो इंडिया को किया गया। इतना आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज GO111? तो अब ये क्या है, इसको हम समझते हैं। तो एक्चुअली क्या है, GO111 ऑर्डर इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ एस्टवाइल मतलब अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश ऑन March 8, 1996। तो अब चूंकि आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो गया, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जब बंटवारा नहीं हुआ था, उससे पहले उन्होंने क्या किया गया था, एक है ना ऑर्डर जारी किए थे जिसका नाम था GO11 ऑर्डर। ठीक है। अब ये था क्या दोस्तों, ये ऑर्डर जो है वो क्या बतलाता है, प्रोहिबिटिंग द सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, रेसिडेंशियल कॉलोनीज, होटल ईटीसी इन कैचमेंट एरियाज ऑफ ओस्मान सागर और हिमायत सागर लेक अप टू द रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर। तो उन्होंने कहा था कि 10 किलोमीटर के रेडियस तक ओस्मान सागर और हिमायत सागर लेक के जो 10 किलोमीटर का जो कैचमेंट एरिया होगा, उसमें ना तो कोई इंडस्ट्री सेटअप किया जाएगा और ना ही कोई रेसिडेंशियल कॉलोनी या होटल सेटअप किया जाएगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं, है ना। द रिजर्वर्स वेर क्रिएटेड बाय बिल्डिंग डैम्स ऑन मूसी, ऑल्सो नोन एज मूसा या फिर मुचकुंडा रिवर, अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। ठीक है, टू प्रोटेक्ट हैदराबाद फ्रॉम फ्लड, टू प्रोटेक्ट हैदराबाद फ्रॉम फ्लड। ये जो कह सकते हैं, ये जो डैम है वो क्या किया जाता है, हैदराबाद को फ्लड से बचाता है। द लेक कम इन टू बींग ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लास्ट निजाम उस्मान अली खान। ठीक है, हैदराबाद के जो निजाम थे, है ना, वो उसी के टाइम दोस्तों इस रीजन के बारे में 1911-1948 के बारे में यहाँ पे बात की। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे चलिए, इंडियन सार कोव 2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स। ठीक है, जिसका अगर शॉर्टकट में कहा जाए तो इनसैक ऑग, इनसैक ऑग। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, इनसैक ऑग क्या है, तो इंडियन सार्स कोविड 2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स। ठीक है, तो इन सॉग जो है एक ज्वाइंटली इनिशिएटिव है, जो क्या किया गया किनके द्वारा, है ना, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR, मतलब CSIR, ICMR, फिर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ दोस्तों आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये जो है इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, ये इनिशिएटिव लिया गया। अब ये है क्या,
It is a consortium of 28 national laboratories to monitor the genomic variations in the SARS-CoV-2। मतलब क्या है कि ये कंसोर्टियम बनाया जाएगा जिसमें 28 नेशनल लेबोरेटरीज को क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, जिसमें जो सार्स जो कोविड 2 जो है उसके जो वेरिएशन है, जो जीनोमिक वेरिएशन होते हैं उसमें, उन जीनोमिक वेरिएशंस को स्टडी करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए ऐसा किया गया है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ, होल जीनोमिक सीक्वेंसिंग ऑफ सार्स कोवी 2 वायरस अक्रॉस द नेशन, है ना, एडिंग इन अंडरस्टैंडिंग द स्प्रेड एंड एवोल्यूशन ऑफ द वायरस। मतलब उसके एवोल्यूशन को समझने के लिए और उसके स्प्रेड को समझने के लिए, है ना, इनसैक ओजी को स्टार्ट किया गया है ना, इनसैक INSAC, इनसैक ओजी, ठीक है। तो इनसैक ओजी ऑल्सो एम टू फोकस ऑन सिक्वेंसिंग ऑफ क्लिनिकल सैंपल, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, इसको आप चाहो तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये एंटी डिफेक्शन क्या लॉ है, अब इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट के बारे में समझते हैं। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने उन्होंने रिसेंटली कहा है कि अब समय हो चुका है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को क्या किया कि लूप होल्स को दूर किया जाए, उसको अमेंड किया जाए। चैलेंज क्या है, अगर हम बात करें एंटी डिफेक्शन लॉ को, अगर इन सारी चीजों को प्रोसेस में लाना चाहते हैं, उसमें चैलेंज क्या है। डिस्पाइट अ लॉ in place defections of legislatures from one party to another party taking place as usual। मतलब हम क्या ऐसे आमतौर पे आया राम गया राम वाला जो प्रोसेस होता है ना, उसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चैलेंज क्या है कि कोई क्लैरिटी नहीं है इन द लॉ अबाउट द टाइम फ्रेम फॉर द एक्शंस ऑफ हाउस ऑफ चेयरमैन और स्पीकर इन द एंटी डिफेक्शन लॉ। मतलब एंटी डिफेक्शन जो केसेस हैं उसका जो मतलब क्लियर फ्रेमवर्क नहीं है, टाइम नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक चैलेंज है। ये सारी चीजों को क्या किया जाएगा, लाया जाएगा फ्रेमवर्क में और उसको अमेंड किया जाने की बात की जा रही है। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इट इज कवर्ड अंडर 10th शेड्यूल में कवर्ड किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में इसे कवर किया गया है। ये क्या है, चेंजिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। ये जो अपने क्या करते हैं हम लोग, किसी परिस्थिति में, सर्कमस्टांसेस में क्या करते हैं, अपने पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करते हैं। तो इसी को क्या करने के लिए, अमेंड करने के लिए, इसी को लॉ के अंदर लाने के लिए दोस्तों, है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया है। इट वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 25th अमेंडमेंट एक्ट 1985। इसको 1985 में 52 अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से इसे क्या किया गया, ऐड किया गया, ठीक है। इट इंक्लूड्स situation in which an independent MLA to be join a party after election, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आगे चलकर के आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम समझते हैं द लॉ कवर्स द फॉलोइंग सिनेरियोज विथ रिस्पेक्ट टू शिफ्टिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बाय MP और MLA। देखो, अगर कोई पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी जो है, अगर कोई वॉलेंटरी अपनी मेंबरशिप मतलब अपनी पार्टी को छोड़ती है ना, और अगर क्या करती हैं वो, किसी मान लीजिए कि कोई पार्टी, कोई ए पार्टी है, या मान लीजिए कांग्रेस है, कांग्रेस के कोई नेता जो है वो अपने मन से क्या कर दिए, अपने पार्टी को छोड़ करके, या पार्टी में साथ में होने के बाद भी क्या कर रहे हैं, पार्टी के विश जो है या पार्टी के अगेंस्ट जाकर के वोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और दूसरी परिस्थिति ये है कि अगर कोई लेजिस्लेटर जो है वो अपना क्या हुआ, उन्होंने सीट जीता है और वह क्या है, कोई इंडिपेंडेंट जो है वो कैंडिडेट है, तो वो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर इलेक्शन के बाद अगर ज्वाइन करता है, तो इन दोनों परिस्थिति में, इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, ये आपको यहां दिखा गया है कि इन दोनों कंडीशन में जो लेजिस्लेटर जो होगा वो अपना सीट जो है वो लेजिस्लेचर से खो देगा। जैसे ही या तो वो पार्टी चेंज करेगा, या तो किसी पार्टी को चेंज करेगा, या तो ज्वाइन करेगा। इन दोनों परिस्थिति में वो क्या करेगा, वो लेजिस्लेचर की जो परिस्थिति है, लेजिस्लेचर होने की जो कंडीशन है, उसको वो खो देगा इन दोनों कंडीशन में। अब यहां पे सबसे बड़ी बात आती है जो नॉमिनेटेड जो एमपी होते हैं उनके बारे में। तो इन दिस केस द लॉ गिव्स देम 6 मंथ टू ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाता है एमपी के रूप में, तो उनको कहा जाता है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए। उनको टाइम दिया जाता है 6 महीने का।
आफ्टर बीइंग नॉमिनेटेड, जब से नॉमिनेट किया गया उस दिन से उनको ये टाइम दिया जाता है. इफ दे ज्वाइन अ पार्टी आफ्टर सच टाइम दे स्टैंड टू लूज देयर सीट इन द हाउस. ठीक है. तो उस टाइम के अगर बाद अगर वो ज्वाइन करेंगे, जैसे मान लीजिए 6 महीने के बाद अगर कोई ज्वाइन करता है, तो एट दैट कंडीशन वो भी क्या करेगा, वो अपना एमपी का जो सीट होगा वो भी खो देगा. तो ये 3 ऐसी कंडीशन है जहां पे क्या होगा कि इस कंडीशन दिया गया है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने पार्टी की जो है या फिर जो आप लेजिस्लेचर का जो पद होगा, जो सीट होगा, वो आप खो देंगे. मैटर रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन. Under the anti-defection law, the power to decide the disqualification of an MP or MLA rests with presiding officers of legislature. सबसे पहले आप याद रखेंगे, किसी भी एमपी और एमएलए को क्या करना, डिस्क्वालीफाई करना, ये किसके हाथ में है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हाथ में है, स्पीकर के हाथ में है. द लॉ डज नॉट स्पेसिफाई अ टाइम फ्रेम. देखिए यही मैंने कहा था, शुरुआत में मैंने आपको कहा था दोस्तों, ये कोई टाइम फ्रेम नहीं डिसाइड करता है कि आपको कितने दिन के अंदर ये सारी चीजें करनी है, ये कब तक डिसीजन, कितने दिन के अंदर ये डिसीजन लेना है, ये कोई टाइम फ्रेम नहीं है. तो ये एक क्या है, मतलब कर सकते हैं कंसर्न है किसका, एंटी डिफिक्शन लॉ का. जैसे वेंकैया नायडू ने कहा कि भाई इसको दूर किया जाना चाहिए. ठीक है. अच्छा, यहां पे एक और भी बात कही जा रही है. लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द एंटी डिफिक्शन केस शुड बी डिसाइडेड बाय द स्पीकर इन 3 months टाइम. मतलब स्पीकर के द्वारा, मतलब प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर होगा लेजिस्लेचर का, उसके द्वारा जो होगा वो 3 महीने के अंदर जो है वो सारे एंटी डिफेक्शन केसेस को क्या होना चाहिए, सिमटा दिया जाना चाहिए. इस सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था पिछले साल, मतलब 2021 में. परंतु देखो, आप ये समझिए कि जब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा फ्रेमवर्क ना होगा, तब तक आप पार्लियामेंट को आदेश नहीं दे सकते. पार्लियामेंट जो है वो क्या है, वो जो है वो लॉ मेकिंग बॉडी है, लॉ मेकिंग बॉडी है. ठीक है. तो ये चीज, दैट इज वाई कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, अमेंडमेंट की बात कही जा रही है. आगे चलते हैं. हाउएवर, फिर भी लेजिस्लेचर में चेंज देयर पार्टी. अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बोला गया है. लेजिस्लेचर में चेंज देयर पार्टी विदाउट द रिस्क ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इन सर्कमस्टांसेस. कुछ लेजिस्लेचर ऐसे होते हैं जो कुछ परिस्थितियों में अपने पार्टी को चेंज कर लेते हैं, उनको कोई डर भय नहीं होता कि मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा. तो कुछ ऐसी कंडीशन है, कुछ लूप फॉल्स है. उन लूप फॉल्स के बारे में यहाँ पे वेंकैया नायडू ने बात की है कि इसको क्या होना चाहिए, इसको दूर किया जाना चाहिए. इन लूप फॉल्स को क्या होना चाहिए, अमेंड किया जाना चाहिए. तो यहाँ पे बात की जा रही है. देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है वो डिस्कस किया जा रहा है कि द लॉ अलाउ अ पार्टी, मतलब एक पार्टी उसको अलाउ, मतलब लॉ जो है वो अलाउ करती है कि किसी दूसरे पार्टी के साथ वो मर्ज कर जा सकता है अगर कम से कम 2/3, मतलब 2/3 जो है लेजिस्लेचर जो है वो इस फेवर में हो कि क्या हो, उसको मर्ज कर दिया जाना चाहिए. तो यह एक लूप फॉल्स है. इसका मतलब है कि पूरी पार्टी जो है, अगर मान लीजिए कि सिंपल सी बात है कि मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए कि हमें चाहिए अपने राज्य में 100 सीट चाहिए हमें मुख्यमंत्री बनने के लिए, या हम अपनी मतलब सरकार को बनाने के लिए. हमारे पास टोटल जो है मान लीजिए कि हमने कितना सीट जीता है, हमने 84 सीट जीता है ना, और 16 सीट हमें और चाहिए. अब आप जरा सोच के देखिए. अब थोड़ा सा मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. अब कोई और जो पार्टी है वो क्या हुआ है, वो जो है 96 सीट जीता हुआ है. अब इस व्यक्ति को मात्र 4 सीट चाहिए और इस व्यक्ति को मात्र कितना, 16, इसको 16 सीट चाहिए. लेकिन यहाँ के जो पार्टी है वो इस पार्टी के पास गया और इस पार्टी से बोला कि भैया देखो, तुम ऐसा करो कि तुम जो है ना, तुम मेरे पार्टी को ज्वाइन कर लो, मतलब तुम अपना पार्टी ही छोड़ दो. ठीक है. तुम डायरेक्ट आकर के मेरे पार्टी में मर्ज कर जाओ और मैं ऐसा करूंगा, मेरे पास 84 सीट तो हैं, लेकिन मैं करूंगा कि जितने भी आपके पार्टी के मेंबर हैं उनको मैं क्या करूंगा, मतलब मिनिस्ट्री दे दूंगा. मान लीजिए कि उनको कोई ना कोई तो लोग दिया जाएगा, मान लीजिए भाई कहा कि मैं सारे मिनिस्ट्री आपको सौंप दूंगा. अब ये मान गया, अब ये कहेगा कि भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको 16 सीट चाहिए था, इसको 4 सीट चाहिए था. अब ये क्या हुआ, ये 16 सीट वाले कहां जाकर के मिल जाएंगे, ये 84 के साथ मिल जाएंगे, और ये क्या हुआ, 100 इसके सीट हो गए और ये जाकर के सरकार बना लेगा. अब यहाँ पे सोच के देखिए, अब यहाँ पे 84 के 84 जितने भी मेंबर थे उन्होंने सबने कहा कि ठीक है भाई ये मिल जाना चाहिए, ताकि हमारी सरकार तो कम से कम बन जाएगी, हमारे मिनिस्टर तो बन जाएंगे, तो सारे लोग फेवर कर देंगे. तो इस कारण से ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं ये लूप फॉल्स के रूप में है.
ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये पूरी पार्टी को ही अपने अंदर मिला लेना। बाद में होगा कि चलो फिर से उनके पास पैसा आ जाएगा, फिर वो पार्टी बना लेंगे, ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। तो दैट्स वाई ये बहुत ही बड़ा क्या है, ये लूप फॉल्स है ना। दूसरी पॉइंट यहां पे डिस्कस किया गया है, ऑन बीइंग इलेक्टेड एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। अब आप सोचिएगा यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को चुना गया है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, हाउस का प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसे चुना गया। अब वो क्या हुआ, वो वॉलेंटरली क्या करेगा, अपने पार्टी को छोड़ देगा, और छोड़ने के बाद वो ज्वाइन भी कर सकता है ना। जब वो क्या करेगा, वो अपने ऑफिस को मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, अब जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर के है ना पोस्ट को अगर वो क्या करता है, छोड़ता है, तो वो अपने पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक लूप फॉल्स है कि मान लीजिए कोई ए नाम का बंदा है, वो किसी कांग्रेस के पार्टी से क्या हुआ या एनडीए के पार्टी से दोस्तों, वो क्या बना, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना। अब जैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनेगा तो क्या हुआ, उस पार्टी को सदस्यता को छोड़ देगा, लेकिन जैसे ही फिर वो क्या करेगा, अपनी सदस्यता को छोड़ने के बाद वो फिर क्या करेगा, अपनी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लूप फॉल्स है। तो इन सारे लूप फॉल्स के बारे में बात की गई है, और यहाँ पे वेंकैया नायडू ने कहा कि सारे लूप फॉल्स को दूर करो और इसमें क्या करो, एक अच्छे तरीके से इसमें सुधार किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे यही सारी चीजें बात की गई है। आगे चलते हैं, कुछ सजेशंस यहाँ पे दिए गए हैं, उन सजेशंस को आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन हैज सजेस्टेड दैट इट शुड बी है ना डिसाइडिंग द अथॉरिटी डिफेक्शंस केसेस, है ना। अदर हैव आर्ग्यूड द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर शुड है ना हियर डिफेक्शन पिटिशंस, मतलब क्या होना चाहिए, गवर्नर को और प्रेसिडेंट को क्या होना चाहिए, पिटिशन सुनना चाहिए। और बाकी तरह तरह की चीजें दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, सजेशन के तौर पे आप एक बार चाहो तो नजर डाल सकते हैं। बाकी जो भी मैं प्रोसेस था वो मैं आपको समझा दिया हूँ। अब यहाँ पे आते हैं प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। अब ये क्या है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है क्या। तो विजन टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन एट द अफोर्डेबल रेट, ठीक है, मतलब बहुत ही कम पैसे पे अफोर्डेबल रेट पे क्या करना, लोगों को क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए बात की जा रही है ना। किसमें, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे है कि गवर्नमेंट ने टारगेट किया है टू इंक्रीज द क्या भारतीय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र बनाने की कोशिश की है, और वो क्या करें कि भाई कि 10,000 जन औषधि केंद्र बनाएंगे। कहां, कब तक, 2024 तक, ठीक है। ये उनका बहुत बड़ा टारगेट है कि 10,000 जन औषधि केंद्र बनाएंगे, जहां पे हम क्या करेंगे, क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे गरीबों को, लोगों को, ठीक है। अब इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड की बात करते हैं 31 मार्च 2022, ठीक है, अब तक द नंबर ऑफ स्टोर्स हैज बीन इंक्रीज 8,610, मतलब लगभग दोस्तों पहुंच ही गए हैं, 10,000 के करीब पहुंचने वाले हैं। तो अब देखिएगा दोस्तों, है ना, तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो है, लगभग दोस्तों कितने डिस्ट्रिक्ट में, 739 जो डिस्ट्रिक्ट है पूरे इंडिया के, है ना, लगभग इतने ब्लॉक को कवर किया जा रहा है, इतने डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जा रहा है, इतने, है ना, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, वो आप देख सकते हैं। इन सब चीजों को जानने की कोई जरूरत भी नहीं है, बाकी आप चाहो तो एक बार डाल देना नजर। ये कोई खास चीज नहीं है, आगे चलता हूं, मैं डिस्कस करता हूं, है ना। यहां पे हम बात करते हैं फॉकलैंड डिस्प्यूट। फॉकलैंड डिस्प्यूट क्या है ये आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों फॉकलैंड आइलैंड है कहां पे। तो फॉकलैंड आइलैंड इज एन ओवरसीज टेरिटरी यूनाइटेड किंगडम लोकेटेड साउथ अटलांटिक ओशियन। यहाँ पे आप देखिएगा फॉकलैंड आइलैंड दिखेगा आपको, यहाँ पे इधर ही कहीं पे होगा आपको, ये देखिए, है ना, ये आपका अर्जेंटीना हो गया, ये चिली हो गया, है ना। ये जो है दोस्तों, ये पूरा जो कंट्री है, ये आपको आपको साउथ अमेरिका दिख रहा है, ठीक है, ये आपका साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के नीचे यहाँ पे आपको फॉकलैंड यहाँ पे दिख रहा है आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डिस्प्यूट है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, आगे देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट को देख लेते हैं। The Commission for Dialogue with the United Kingdom on Falkland Islands was recently inaugurated by India and Argentina, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एक कमीशन ऑफ डायलॉग जो है एस्टेब्लिश किया गया, किसके किसके साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ। कहाँ, तो फॉकलैंड आइलैंड में। और इनके साथ कौन कौन कंट्री थे दोस्तों, तो ये इंडिया और अर्जेंटीना भी था,
द कमीशन सिक्स टू सेटल द टेरिटरी डिस्प्यूट ओवर द, है ना, इलास मालविनास दैट आर नोन एज फॉकलैंड आइलैंड इन यूके। ठीक है, इसका नाम, एक और नाम है दोस्तों, क्या नाम है ना, इसलास मालविनास। ठीक है, दैट आर नोन एज फॉकलैंड आइलैंड इन यूके। ठीक है, व्हाट इज द इशू? तो इशू क्या है ये आपको बताते हैं। द ब्रिटिश इन 1975, I'm sorry, the British 1765 में were the first to settle West Falkland, है ना, बट दे वेयर ड्राइवन ऑफ 1770 में स्पेनिश के द्वारा उनको क्या किया दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश जो है वो आउटपोस्ट ऑन द वेस्ट फॉकलैंड वाज रीस्टोर्ड इन 1771, है ना, लेकिन 1771 में दोस्तों ब्रिटिश ने फिर उस पर क्या किया, कब्जा कर लिया, है ना, आफ्टर थ्रेट ऑफ वॉर। बट देन तब से ब्रिटिश जो विड्रॉ फ्रॉम द आइसलैंड इन 1774 द इकोनॉमिक रीजन, अब वो क्या हुए वहां पे इकोनॉमिक रीजन के कारण से उसको क्या हुआ, अपने पास रखना शुरू कर दिया, विदाउट री अनाउंसिंग देयर क्लेम टू फॉकलैंड, मतलब अपना अनाउंस नहीं कि यहाँ पे वो मेरा है, बट वो क्या हुआ, इकोनॉमिक पर्पज से क्या हुआ, उनको वो रखना, मतलब वो अपने अंदर रख लिए वो आइलैंड को। तो ये सारी चीजें वहां पे था जो मैं आपको समझा दिया। पंचायती राज मिनिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये आप चाहो तो एक बार अपने नजर डाल लेना पंचायती राज मिनिस्ट्री के बारे में, है ना, इसमें मैं आपको कुछ ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। हाँ, यहाँ पे एक छोटे से जो है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ, इन्वेजिव स्पेसी थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेशंस ऑफ वेस्टर्न। एक्चुअली हुआ क्या है, एक नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, सेना अस्पेक्टा वेलिस। ठीक है, नाम याद रखिएगा, सेना अस्पेक्टा वेलिस, है ना। एक क्या है, इन्वेजिव स्पेसीज है, मतलब इन्वेजिव मतलब ये आक्रमण करता स्पेसीज है, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके फॉरेस्ट को क्या कर रहा है, वो मोस्टली बर्बाद कर रहा है। ठीक है, उसके प्लांट्स को, मतलब एक इन्वेजिव है, जैसे कैसे होता है कि कोई कीड़ा मकोड़ा जो है प्लांट्स के पत्तियों को खा जाता है, कुछ ऐसा ही यहाँ पे देखा गया है। तो द डेप्थ ऑफ इफेक्टिव स्टेप्स टू अरेस्ट द rampant growth of these invasive plants is a matter of serious concern to the conservation of wildlife habitations of Western Ghat। तो वेस्टर्न घाट में जो बहुत सारे प्लांट जो या फिर वाइल्ड लाइफ जो है उनको बचाव के लिए दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा क्या है, कंसर्न है, जिसका नाम क्या है, स्टेना अस्पेक्टा वेलिस। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। बाकी इसमें क्या क्या प्राइमरी लिए गए हैं या आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर लास्ट में दोस्तों मैं यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और आपको बताना चाहता हूँ कि द लाइफ टाइम स्टेटस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर टू गोवा प्रताप सिंह राणे। बीजेपी गवर्नमेंट हैड ऑनर्ड द वेटरन कांग्रेस लीडर प्रताप सिंह राणे, जो लगभग 50 सालों से लगातार क्या रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, जिन्हें क्या किया गया है, प्रोवाइड किया गया है लाइफ टाइम स्टेटस ऑफ द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, प्रताप सिंह राणे इज अ 6 टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, है ना, लेजिस्लेचर फॉर द फुल 50 ईयर्स। तो ये एक बहुत बड़ी, मतलब कह सकते हैं कि अचीवमेंट है प्रताप सिंह राणे के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ, यहाँ पे एक बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, यहाँ पे नहीं, गवर्नर्स पावर्स टू अपॉइंट वीसीज ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज। अभी क्या है, तमिलनाडु ने क्या किया है, 2 बिल पास किए हैं टू टेक अवे गवर्नर्स पावर्स टू अपॉइंट वीसीज ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज। मतलब क्या है, पहले जो पावर होते थे स्टेट यूनिवर्सिटी के वीसी को अपॉइंट करने का, वो गवर्नर के हाथ में होते थे। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है, एक मतलब 2 बिल पास किए जिसमें क्या हुआ, उन्होंने क्या किया है, इस पावर को गवर्नर के हाथ से छीनना चाहते हैं। अब ऐसा करने वाले, ऐसा नहीं कि ये तमिलनाडु पहला राज्य है, इससे पहले भी 2 राज्य कर चुके हैं ऐसा, महाराष्ट्र कर चुका है और वेस्ट बंगाल कर चुका है ना। केरला एंड उड़ीसा हैव आल्सो ट्राइड टू ब्रिंग अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज अंडर इट्स कंट्रोल। और केरला और उड़ीसा भी चाहता है कि भाई जो अपॉइंटमेंट हो किसका, स्टेट
है ना, यूनिवर्सिटीज के वीसीज का वो हमारे हाथ में हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि पहले कौन करता था, अब कौन करेगा, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि करेंट न्यूज है तो आप इसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। The bill states that every appointment of the vice chancellor shall be made by the government from out of a panels of 3 names recommended by a such selected commission committee। ये कमिटी के द्वारा दोस्तों जो राज्य जो हैं वो अपने जो बना रहे हैं प्रोविजन अपॉइंट करने का, वैसी अपॉइंट करने का, वो कौन करेगा, सच कम सिलेक्शन कमिटी जो है वो क्या करेगी, अपॉइंट करेगी वीसीज को। ठीक है, रिमूवल कैसे होगा, द बिल ऑल्सो सीक टू एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट टू हैव अ फाइनल वर्ड ऑन द रिमूवल ऑफ वीसी। रिमूवल भी कैसे होगा, ये फाइनल वर्ड्स कौन देगा, लास्ट वर्ड्स जो है दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट ही जारी करेगा कि उनको कैसे, है ना, उनको रिमूव किया जा सके। ठीक है, प्रोसीड्यूर क्या है दोस्तों, रिमूवल विल बी कैरिड आउट बेस्ड ऑन इंक्वायरी ऑफ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, है ना, और अ ब्यूरोक्रेट हु हैज सर्व्ड एट लिस्ट एज अ चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी के रूप में दोस्तों एक ब्यूरोक्रेट जिन्होंने काम किया है, वो या तो दोस्तों हाई कोर्ट के जो जज होंगे, रिटायर्ड जज होंगे, वो इंक्वायरी करेंगे और आफ्टर देयर इंक्वायरी उनको क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। तो ये एक रिमूवल प्रोसेस है, और कौन रिमूव करेगा ये भी हो गया, और कौन अपॉइंट करेगा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में, ये भी बात हमने कर लिया वीसीज को। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। बाकी दोस्तों हम अपनी क्लास को आज यहीं पे एंड करते हैं। अब हमारे पास एक वीडियोस आपके पास और आएगा, है ना, मतलब पार्ट 3 आएगा, है ना। पार्ट 3 हम अभी डिस्कस करेंगे, और जिसमें पार्ट 3 में डिफरेंट जो न्यूज होंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए आज के लिए लेता हूँ यही पे अलविदा।